हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। पॉलिटी में ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन कम होते हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में दिया गया है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो वहाँ पे पार्लियामेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें कि लोकसभा एंड राज्यसभा के हम एक एक आर्टिकल्स को डिटेल में समझेंगे। आज हम बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही सिंपल हैं और आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के आर्टिकल्स को समझने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है क्या। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सिंपल लैंग्वेज में एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करने के लिए होती है। यानी कि जो प्रेसिडेंट हैं हमारे इंडिया के, वो अपना फंक्शन अच्छी तरीके से कर पाए, उन्हीं को एड एंड एडवाइस देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा। अब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। अब यहाँ पे आपको ये दो वर्ड्स और समझने हैं कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है सामूहिक उत्तरदायित्व। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास कर दिया जाता है तो पूरी की पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको रिजाइन करना पड़ता है। इसी वजह से इनको कहा जाता है कि ये लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद आता है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब, तो इसका सिंपल सा ये मतलब होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जितने भी मिनिस्टर हैं, यानी कि एक एक जो मिनिस्टर होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, वो भी किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है और उसी को कहते हैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे लिखा है मैंने, ईच मिनिस्टर इज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री। यानी कि जो भी मिनिस्टर है वो अपने अपने मिनिस्ट्री के फंक्शंस के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये होता है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी वजह से कहा जाता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं दे स्विम एंड सिंक टुगेदर, यानी कि वो तैरते भी साथ साथ हैं और डूबते भी साथ साथ में हैं। तो आपको केवल इतना यहाँ से याद रखना है कि कलेक्टिवली ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के प्रति और इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट के प्रति। अब इसको हम आगे आर्टिकल्स में देखेंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। इसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल्स को। सबसे पहले यहाँ पे आता है आर्टिकल 74 और ये डील करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। यानी कि आर्टिकल 74 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगा वो एड एंड एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को। इस आर्टिकल में दो क्लॉज आता है, आर्टिकल 74 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 74 क्लॉज 2। तो पहला क्लॉज जो है यहाँ पे लिखा गया है, There shall be a council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise the president, who shall in the exercise of his functions act in accordance with such advice। यहाँ पे कहा गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा इसके हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर और ये एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट इनके एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड एक अमेंडमेंट भी है, उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आता है आर्टिकल 74 का क्लॉज 2। यहाँ पे दिया गया है द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने प्रेसिडेंट को क्या एडवाइस दिया है इसकी इंक्वायरी किसी भी कोर्ट में नहीं की जा सकती। ये सारी चीजें बताई गई हैं आर्टिकल 74 में। अब यहाँ पे उसी चीज को मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है ताकि आपको चीजें और भी बेहतर ढंग से समझ में आए। यहाँ पे है आर्टिकल 74 का क्लॉज 1, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे सवाल ये भी आता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो भी एडवाइस दिया है प्रेसिडेंट को, तो क्या प्रेसिडेंट बाइंडिंग है उस एडवाइस को मानने के लिए। अगर हम यहाँ पे बात करें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, तो इसमें यह कहा गया था कि जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा प्रेसिडेंट को दिया जाएगा वो उनको मानना ही पड़ेगा, इट वाज बाइंडिंग। लेकिन अगर हम बात करते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 की, इसमें यह कहा गया द प्रेसिडेंट कैन सेंड द एडवाइस बैक फॉर रिकंसिडरेशन वंस
इसका मतलब ये है कि 44th अमेंडमेंट के द्वारा इस बात को ऐड किया गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा जो भी एडवाइस दी गई है प्रेसिडेंट एक बार उसको वापस भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, लेकिन बाद में इनको अगर फिर वही एडवाइस मिलती है तो इनको मानना पड़ेगा। तो ये चेंजेस किए गए थे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। आर्टिकल 74 क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि कोर्ट जो है वो इंक्वायरी नहीं कर सकते कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने प्रेसिडेंट को क्या एडवाइस दी है। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 75। अब इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं, इसको भी मैंने सिंपल लैंग्वेज में भी लिखा है, लेकिन पहले हम आर्टिकल समझेंगे फिर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज वाला भी बताऊंगी। आर्टिकल 75 डील करता है अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर्स, यानी कि मिनिस्टर से रिलेटेड और सारे जो प्रोविजन हैं वो इस आर्टिकल में दिए गए हैं। इसमें 6 क्लॉजेस हैं और सब क्लॉजेस भी हैं यहाँ पर, तो इसको एक एक करके देखते हैं। आर्टिकल 75 का जो क्लॉज 1 है वहां पे कहा गया है द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे कहा गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, और जो अदर मिनिस्टर्स हैं यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर। इसके बाद ये जो दोनों सब क्लॉजेज हैं इसको ऐड किया गया था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। इसमें कहा गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब ये 15% किसका निकालेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ पीपल, यानी लोकसभा में जितने लोग हैं उनका 15% ही टोटल जो है मिनिस्टर हो सकते हैं। इसके बाद इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी मेंबर डिस्क्वालीफाइड है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यानी कि दल बदल की वजह से अगर कोई भी मेंबर डिस्क्वालीफाइड है तो वो मिनिस्टर नहीं बन सकता। इसके बाद यहाँ पे आता है आर्टिकल 74 का क्लॉज 2। यहाँ पे कहा गया है द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि जो भी मिनिस्टर हैं वो अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है, यानी कि प्रेसिडेंट जब चाहे किसी भी मिनिस्टर को हटा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा तभी करेंगे जब उनको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एडवाइस मिलेगा। इसके बाद आर्टिकल 75 का क्लॉज 3 है। यहाँ पे कहा गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू दी लोकसभा। इसके बाद आता है आर्टिकल 75 का क्लॉज 4। यहाँ पे ओथ की बात की गई है, यानी कि ये जो मिनिस्टर होंगे इनको शपथ कौन दिलाएगा, तो प्रेसिडेंट इनको शपथ दिलाते हैं। इसके बाद आता है आर्टिकल 75 का क्लॉज 5। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि कोई भी मेंबर है अगर वो मिनिस्टर बन गया है बिना किसी भी हाउस का मेंबर हुए। अब इसका क्या मतलब, अब हमारे जो दोनों हाउसेज हैं यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा, और इन दोनों में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि इन दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उसको मिनिस्टर बना दिया गया है तो उसको 6 मंथ के अंदर अंदर किसी भी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। इसके बाद जो आर्टिकल 75 का क्लॉज 6 है, यहाँ पे सैलरी एंड अलाउंसेस की बात की गई है, यानी कि जो भी मिनिस्टर होंगे उनकी सैलरी एंड अलाउंसेस कितनी होंगी तो ये पार्लियामेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करेगा। ये है आर्टिकल 75। इसी को मैंने यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आपको चीजें और भी अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। आर्टिकल 75 बात करता है अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर्स की। इसके पहले क्लॉज में कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, लेकिन जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे तो ये प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करेंगे। यहाँ पे जो 1A है इसको 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा ऐड किया गया था, और यहाँ पे कहा गया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को मिला करके टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15% निकाला जाएगा हाउस ऑफ पीपल का। और इसके बाद जो 1B है इसको भी इसी अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था, और यहाँ पे कहा गया था एनी मेंबर डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यानी डिफेक्शन की वजह से अगर कोई भी मेंबर डिस्क्वालीफाइड है कैन नॉट बिकम अ मिनिस्टर, यानी कि वो मिनिस्टर नहीं बन सकता। इसके बाद आता है आर्टिकल 75 का क्लॉज 2। यहाँ पे बताया गया है कि मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। अब आप सोचेंगे कि आर्टिकल्स पढ़ते वक्त तो हमने ये चीज़ें नहीं पढ़ी, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि जो भी मिनिस्टर होंगे वो अपने पोस्ट पर रहेंगे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि वो प्रेसिडेंट के प्रति इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल हैं, प्रेसिडेंट जब चाहे उनको हटा सकते हैं, ऐसा लिखा गया है आर्टिकल 75 के क्लॉज 2 में।
इसके बाद जो क्लॉज 3 है, यहाँ पे कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के प्रति। क्लॉज 4 में ओथ की बात की गई है, तो शपथ इनको दिलाया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। क्लॉज 5 में कहा गया है कि अगर कोई भी पर्सन है जो कि किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है और अगर उसको मिनिस्टर बना दिया जाता है तो 6 मंथ के अंदर अंदर उनको किसी भी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा और अगर नहीं बनते हैं तो उनको मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दिया जाएगा। इसके बाद आता है क्लॉज 6, यहाँ पे सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स की बात की गई है। इसके बाद यहाँ पे आता है आर्टिकल 76 और यहाँ पे बात की गई है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की और इसमें भी 4 क्लॉजेज हैं और एक एक क्लॉज से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको हम जब एडवोकेट जनरल पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमें डिस्कस करना है आर्टिकल 77 के बारे में। ये डील करता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनका जो भी बिजनेस है वो सारी चीजें कैसे होंगी। तो यहाँ पे भी 3 क्लॉजेस दिए हुए हैं। आर्टिकल 77 का जो क्लॉज 1 है वहां पे कहा गया है ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सरसाइज टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लेना है तो उनको प्रेसिडेंट के नाम पर ही लेना होगा। इसके अलावा जो क्लॉज 2 है यहाँ पे कहा गया है कि जो भी ऑर्डर भी पास कराना होगा वो भी प्रेसिडेंट के नाम पर ही होगा। इसके बाद आर्टिकल 77 का क्लॉज 3 है और इसमें कहा गया है कि जो वर्क होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही एलोकेट किया जाएगा। यहाँ पे इसको भी हम सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 77 का जो क्लॉज 1 है यहाँ पे कहा गया है कि जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही लिया जाएगा। इसका जो क्लॉज 2 है यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई भी ऑर्डर पास कराना है तो वो भी प्रेसिडेंट के नाम पर ही किया जाएगा। और इसका जो क्लॉज 3 है यहाँ पे कहा गया है कि जो भी वर्क है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का उसको भी एलोकेट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 जो है ये बात करता है ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बारे में, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की कौन कौन सी ड्यूटी है ये यहाँ पे दिया गया है। और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर कहाँ पर दिया गया है, तो ये दिया गया है आर्टिकल 78 में। अब इसमें भी 3 क्लॉजेज हैं। आर्टिकल 78 का क्लॉज ए जो है यहाँ पे कहा गया है टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। सिंपल लैंग्वेज में अगर मंत्री परिषद ने कोई भी निर्णय लिया है यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई भी डिसीजन लिया है तो प्राइम मिनिस्टर को वो डिसीजन प्रेसिडेंट को बताना जरूरी है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। इसके बाद यहाँ पे आता है क्लॉज बी। यहाँ पे कहा गया है टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन एज द प्रेसिडेंट में कॉल फॉर। यहाँ पे कहा गया है कि प्रेसिडेंट अगर कुछ भी पूछेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को लेके तो प्राइम मिनिस्टर को उनको बताना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आता है आर्टिकल 78 का क्लॉज सी। यहाँ पे कहा गया है इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स to submit for the consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council। सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर किसी भी मिनिस्टर ने कोई भी डिसीजन लिया है और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को नहीं पता है, यानी कि मान लीजिए कोई एक मिनिस्टर है उसने कोई डिसीजन लिया जिसके बारे में बाकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको नहीं पता है, तो प्रेसिडेंट जो होंगे वो इस मिनिस्टर से उसको पूछ करके बाकी सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को उसके बारे में बताएंगे। वैसे ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं याद रखनी, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको बताया है कि आर्टिकल 78 के क्लॉज ए में लिखा है कि मंत्री परिषद ने कोई भी निर्णय लिया है तो प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट को उसको बताना जरूरी है। इसके अलावा जो क्लॉज बी है यहाँ पे कहा गया है कि अगर प्रेसिडेंट कुछ भी पूछेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के तो प्राइम मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। इसके बाद जो क्लॉज सी है इसमें कहा गया है कि अगर किसी भी मिनिस्टर ने कोई निर्णय लिया है जो कि बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को नहीं पता है तो प्रेसिडेंट इनसे पूछ करके बाकी सारे लोगों को उस चीज के बारे में बताएंगे। तो ये तीनों क्लॉजेस में यही सारी चीजें बताई गई हैं। यहाँ से आपको एक चीज याद रखनी है कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर इज दी लिंच पिन ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये लिंच पिन क्या होता है इसका इमेज मैं यहाँ पे लगा दूंगी जिससे कि आप समझ जाएंगे कि इनको लिंच पिन क्यों कहा गया है।
तो इसको आपको बस याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो लिंच पिन ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। इसके बाद हमें डिस्कस करना है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में वो कितने तरीके के होते हैं। तो मेनली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टर होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। अब आप सोचेंगे कि हमने तो 4 तरीके का पढ़ा है, तो जो चौथा वाला होता है ना वो कोई अलग से क्लासिफिकेशन नहीं है। मेनली 3 तरीके के ही मिनिस्टर्स पाए जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है कैबिनेट, इसमें केवल इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स ही आते हैं। इसके बाद आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट और उसके बाद यहाँ पे होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर। अब ये जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं इनके पास बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, होम अफेयर मिनिस्ट्री हो गई, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर के पास में होती हैं। कैबिनेट मिनिस्टर बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर से। इसके बाद यहाँ पे आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इनको राज्य मंत्री कहते हैं और इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज होता है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर, जिसको कि उप मंत्री कहते हैं। तो ये 3 तरीके के मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि टाइप्स ऑफ मिनिस्टर 3 तरीके के होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर होल्ड चार्ज ऑफ इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री, यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री होगी वो कैबिनेट मिनिस्टर के पास होती है। इसके बाद आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज हो सकता है या फिर ये कैबिनेट मिनिस्टर से भी अटैच रह सकते हैं। इसके बाद आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर, तो इनका काम होता है कि ये कैबिनेट मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को असिस्ट करें, यानी कि सहायता प्रदान करें। यहाँ पे हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजें आर्टिकल में डिस्कस की है, लेकिन अलग से भी लिख दिया है मैंने। अपॉइंटमेंट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं इनको भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और बाकी के जो मिनिस्टर होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। अगर आपसे कभी भी पूछे कि मिनिस्टर्स का टेन्योर यानी कि कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता। इनका कार्यकाल तब तक होता है जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर बना रहे। दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो ये तब तक ऑफिस में रहते हैं अपने जब तक कि ये मेजॉरिटी में होते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि जो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसके द्वारा जो साइज थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की उसको 15% कर दिया गया था, यानी कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओथ की अगर हम बात करें तो जो मिनिस्टर होते हैं उनको ओथ लेना होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। इसके बाद यहाँ पे है पार्लियामेंट्री मेंबरशिप। तो यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी जो पर्सन है वो मिनिस्टर बन सकता है बिना किसी भी हाउस का मेंबर हुए, लेकिन 6 मंथ के अंदर अंदर उसको मेंबर बनना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या होता है। तो प्राइम मिनिस्टर एक लिंक की तरह काम करते हैं प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में, और ये बाकी सारे मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियो भी अलॉट करते हैं, यानी कि यही एडवाइस देते हैं ना, तभी प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अलग अलग मिनिस्ट्रीज देते हैं। ये थी आज की वीडियो और यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की हैं। आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट सेक्शन में कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो क्या ये जरूरी है कि वो लोकसभा के ही मेंबर हो या फिर वो राज्यसभा के भी मेंबर हो सकते हैं। और अगर आपका आंसर है हाँ वो राज्यसभा से भी हो सकते हैं, तो आज तक इंडिया में कितने ऐसे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जो कि राज्यसभा के मेंबर थे, इसका आंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।